सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं। एंड इस लेक्चर में आज के पेनिनसुला प्लेट्यू यानी कि जितने भी हमारे रिमेनिंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, हमने कल देखा था कि हमारे इंडिया के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स यानी भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें कि हमारे एक तो नदर्न माउंटेन्स आते हैं, दैट इज़ हिमालय, जिनके बारे में कल के लेक्चर में पढ़ा था। देन आता है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू जो सबसे बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई करके रखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। देन यहाँ पर आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि मरुस्थल आपका। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। यहाँ पर आते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। और यहाँ पे आते हैं द नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन नदर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में पहला देख चुके थे एंड दैट वाज हिमालयाज। बाकी के जो रिमेनिंग 5 हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर उस फिजियोग्राफिक डिवीजन से जो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखते हैं, दैट इज़ पेनिनसुला प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले कि जो इसमें थ्योरी लिखी है वो हम देखें, उससे पहले हम मैप पे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेनिनसुला प्लेट्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब ये जो पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक नदी जाती है, नर्मदा रिवर, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा यहाँ पे। तो जो नर्मदा रिवर है ये पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 इक्वल, नॉट 2 इक्वल बट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हिंदी में केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। नीचे वाला है डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट दैट इज सेंट्रल हाईलैंड देखने वाले हैं और उसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पेनिनसुला प्लेट्यू का मतलब क्या है। तो पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। जो 3 साइड से पानी से घिरा उसको पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और प्लेट्यू यानी पठार का मतलब होता है एक अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड जो जिसका टॉप फ्लैट हो यानी कि टेबल की तरह, टेबल टॉप हो। और इसका जो जनरल एलिवेशन होता है वो 600 से लेकर 800 मीटर का होता है, जनरल एलिवेशन किसी प्लेट्यू का। माउंटेन क्या होता है, उसका जो पीक होता है वो पॉइंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर टेबल टॉप की तरह होता है, यानी फ्लैट होता है। और माउंटेन की जितना एलिवेशन नहीं होता है प्लेट्यू का, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तभी आपको जो भी हाईएस्ट पीक्स हैं सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी पीक्स हैं लेकिन उतनी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड आप देख पा रहे हैं ऊपर, इसको हम डिफरेंट छोटे छोटे प्लेट्यू में बांटते हैं। थोड़ा ब्लर आ रही हुई इमेज, लेकिन कोई नहीं, आपको बताता हूँ। ये है आपका मेवाड़ या फिर मारवाड़ का प्लेट्यू, सेम बात है, मेवाड़ या मारवाड़ का प्लेट्यू। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहीं पर ही जो हमारे राणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप, इनका रूल यहीं पर होता था, जो सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर्स थे, मेवाड़ या मारवाड़ में। देन ये मालवा प्लेट्यू है, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये बघेलखंड प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अगेन रिपीट, मेवाड़ या मारवाड़, मालवा। मालवा अगर आप देखो तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। देन बुंदेलखंड एंड देन बघेलखंड। बुंदेलखंड बघेलखंड भी अगर हम देखें तो MP UP दोनों में आ रहा है। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ से लेके वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, यहाँ तक फैला हुआ है। और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल तक गया हुआ है ये। ठीक है, एंड सर्टन पार्ट इसका आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट मल्टीपल स्टेट में फैला हुआ है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, तो अगर हम बात करें जनरल एलिवेशन हम देख चुके हैं। बना कैसे था, तो ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो एक्चुअल में हमें पता है कि हम अभी पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी इंडियन प्लेट है वो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करी थी, ऊपर की ओर गई थी और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, और बीच में टेथीस सी था। और उसी की वजह से यहाँ पर हमारे हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ था जब दोनों का कोलिजन हुआ था, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ था। लेकिन ये प्लेट्यू कैसे क्रिएट हुआ था, तो ये प्लेट्यू क्रिएट हुआ था जब यहाँ पर नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी साथ ही साथ हुई थी। ये तो बस एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो डेक्कन प्लेट्यू आप देख पा रहे हो, नीचे का जो ट्रायंगुलर लैंड मास है, डेक्कन प्लेट्यू जो अभी मैंने बताया नर्मदा रिवर है, पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू आप ट्रायंगुलर लैंड मास देख सकते हो। तो इसका जो मेनली ये वाला पार्ट है दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये तो पूरा आप ये समझ लो कि लावा के इरप्शन की वजह से बना। तभी लावा की इरप्शन की वजह से ये हमारी काली मिट्टी दैट इज़ ब्लैक सॉयल बनी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अभी जब सॉयल पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। तो एक्चुअल में बात ये आती है कि अगर आपने से किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये पता होगा ये चीज़ आपको, कि यहाँ पे तो ऐसा कोई वॉल्केनो नहीं है। यहाँ क्या पूरे इंडिया के मेनलैंड में वॉल्केनो नहीं है, वॉल्केनो है भी तो यहाँ पर है
यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो एक्चुअल में अभी तो नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। ये पार्ट टूट के नीचे गिरा था, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आज का जो प्रेजेंट लैंड फॉर्म है ये पेनिनसुला प्लेट्यू का, वो हम देख पाते हैं। क्लियर नाउ। तो ब्रॉड एंड शैलो वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, राउंडेड हिल्स देखने को मिलेंगी। एंड अब आते हैं, फॉर्मेशन वगैरह सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर विंध्या, मतलब डिवीजन है, तो डिवीजन एक्चुअल में दो पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू आपको बता चुका हूँ। अब ये क्या है, पहले तो सेंट्रल हाईलैंड देख लो यार, ठीक है। तो पार्ट लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, कवर्ड बाय विंध्या एट द नॉर्थ एंड सतपुरा एट द साउथ, अरावली एट द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। मेन प्लेट्यू मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से प्लेट्यू हैं। ये वेस्ट में वाइड है और नैरो होता जाता है ईस्ट में, ठीक है, यानी कि वाइड है वेस्ट में और नैरो होता जाता है ईस्ट में। अब ये विंध्या सतपुरा क्या है, तो विंध्या और सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत हैं, जो हमने कल के लेक्चर में समझा था कि भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन कैसे क्रिएट होते हैं। जब एक अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड होता है जिसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, ये अपलिफ्टेड है, हॉर्स्ट बोलेंगे, और जो पार्ट नीचे गिर जाता है उसको ग्रेबन बोलते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं और ये रिफ्ट वैली बन जाती है जो ग्रेबन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बना है आपका विंध्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बना है विंध्या माउंटेन्स, दैट इज़ कुछ यहाँ पर, ठीक है, और सतपुड़ा आपका यहाँ पर बना है, और इसी के बीच में, इन्हीं के बीच में फ्लो होती है आपकी जो नर्मदा रिवर है वो। क्लियर। तो विंध्या सतपुरा क्या है, ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विंध्या की हाईएस्ट पीक क्या है और सतपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है। तो विंध्या की है पीक ऑफ गुडविल यानी कि सद्भावना शिखर, और अगर हम बात करेंगे सतपुरा की है तो धूपगढ़ है यहाँ की हाईएस्ट पीक, ठीक। सतपुरा जो है मेनली 3 हिल से मिल के बना हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल हिल से बना हुआ है। हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, महादेव हिल्स पे लोकेटेड है ये। हिल स्टेशन से यहाँ पर आपको पंचमढ़ी देखने को मिलेगा, जिसको कि क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक का पठार भी आपको यहीं पे कहीं देखने को मिलेगा, जहाँ से नर्मदा सोन रिवर्स निकलती हैं, ठीक है, और इसी वजह से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। अभी ये क्या होता है नहीं पता तो ठीक है, कल के लेक्चर में जब हम ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ठीक है। ये आपका एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में देखने को मिलेगा अमरकंटक प्लेट्यू। इनकी हाइट भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जो आपकी धूपगढ़ है इसकी हाइट है 1350 मीटर, ठीक है, एंड जो आपकी पीक ऑफ गुडविल है इसकी है लगभग 752 मीटर, 752 मीटर। क्लियर रहती चीज़। अभी आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के हम लोग प्लाट्यूज भी देख चुके। मालवा प्लाट्यू कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मेड ऑफ लावा का बना हुआ है, बसाल्टिक रॉक है ये, ठीक है। एंड जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी और जो वॉल्केनो से लावा निकला था वो बसाल्टिक टाइप ऑफ लावा था। मैंने आपको बताया था बसाल्टिक लावा क्या होता है, जो बेसिक नेचर का होता है, जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होता है, यानी फैलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था हवाई के जो वोल्केनो है, तो हवाई के वोल्केनो क्या है, शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। शील्ड वोल्केनो बसाल्टिक टाइप, बेसिक टाइप लावा निकलता है जो बसाल्टिक होता है, सिलिका कंटेंट कम होता है और फ्लूइड बहुत होता है, फैलता बहुत है। उससे भी ज़्यादा फ्लूइड अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था, उससे भी ज़्यादा फ्लूइड होता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, उससे भी ज़्यादा फ्लूइड होता है वो, ठीक है। क्लियर। यहाँ से जो रिवर्स निकलती है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सब रिवर्स यहाँ पर फ्लो होते हैं। जैसे चंबल जो है, मतलब ऐसा नहीं कि ओरिजिन यहाँ से होता है, जैसे चंबल है ये ओरिजिन तो मऊ प्लेट्यू से होता है हम देखेंगे, बट बीचों बीच से फ्लो होती है मालवा प्लेट्यू के। अभी आते हैं अरावलीज। तो अरावलीज अगर आप देखेंगे तो एकदम नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इस पेनिनसुला प्लेट्यू की। तो ये दीज आर स्प्रेड अक्रॉस 860 मीटर। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, कल बताया था रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, स्प्रेड हैं अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली तक जाते हैं। तो जो दिल्ली में आपकी जो रायसीना हिल्स हैं वो आपकी इसी में ही सिचुएटेड है एक्चुअल में, ठीक है। जो रायसीना हिल्स हैं जहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है, जहाँ पर रायसीना डायलॉग भी होता है, तो वो एक्चुअल में इसी का ही पार्ट है अरावलीज का। हाईएस्ट पीक यहाँ की गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये माउंट अबू की जो हिल्स हैं वहाँ पर सिचुएटेड है, ओके। अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पे, यानी कि दक्कन के पठार पे। तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। सतपुरा नदन बॉर्डर बनाती है, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस इसके ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं। टिल्टेड अलॉन्ग ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ टिल्टेड है ये। कहाँ की तरफ, जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका ट्रायंगुलर लैंड मास, वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। इसका जो जनरल एलिवेशन है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो जनरल एलिवेशन है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ टिल्टेड है ये। हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स ईस्ट। एक्सटेंशन ऑफ दीज इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। राजमहल हिल्स मेक नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री। मालदा फॉल, मालदा गैप, आपको समझाता हूँ लिखा क्या हुआ है। दिस इज़ योर डेक्कन प्लेट्यू, ओके।
ये जो देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है दंडकारण्य प्लेट्यू, ये लिखा हुआ है तेलंगाना प्लेट्यू, ये लिखा हुआ है कर्नाटका प्लेट्यू, ये सब कोई अलग अलग प्लेट्यू नहीं है। एक्चुअल में ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट हैं, अलग अलग मत कंसिडर करना है। जो छत्तीसगढ़ के रीजन में दंडकारण्य देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना है, कर्नाटका ही है, इसी का ही पार्ट है। ठीक, तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये यहाँ तक गया हुआ, और यहाँ पर तुमको देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कहाँ पे? यहाँ पर देखने को मिलेंगी राजमहल की हिल्स, राजमहल हिल्स। देन क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखने को ही नहीं मिल रहा है क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप। देन उसके बाद फिर से यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। कल का लेक्चर अगर याद हो तो यहाँ देखा था डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, देन पटकाईबम, देन बरेल रेंज देखा था, देन नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, देन मीज़ो हिल्स देखा था। मीज़ो हिल्स को लोशा हिल्स बोल रहे थे। हाईएस्ट पीक क्या थी यहाँ की? कंगटू थी। नागालैंड की क्या थी? सारामती थी। मणिपुर की टेम्पो थी। और मिज़ोरम की क्या थी? जल्दी से बताओ। मिज़ोरम की क्या थी? फोंगपुई थी, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब, और इनको पूर्वांचल हिल्स बोल रहे थे, ये सब हिमालय का पार्ट थी। और वहीं पे बगल में ही पड़ी हुई थी गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा। मैंने बोला था कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में पेनिनसुला प्लेटो का पार्ट है। यहाँ राजमहल हिल्स जो है डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। यहाँ पर गैप आ जाता है, मालदा गैप, एंड देन फिर से यहाँ पर हिल्स आ जाती हैं। ये है गारो, ये है खासी, ये है जैंतिया, ये है मिकिर, ये है रेगमा। यानी कि गारो, खासी, जैंतिया तुम्हें देखने को मिले मेघालय में, मिकिर और रेगमा तुम्हें देखने को मिलेंगी कहाँ पर? तुम्हें देखने को मिलेंगी, मिकिर है ये, ठीक है, मिकिर, ये असम में देखने को मिलेंगी। ये मेघालयन प्लेट्यू का पार्ट हैं, जिसको कि हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, करबी अंगलोंग प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयाज का नहीं, पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? और यहाँ जो मैकाल वैकाल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर है महादेव, यहाँ मैकाल, यहाँ है कैमूर। तो महादेव, यहाँ है मैकाल, कैमूर, इस तरह से ध्यान रखना। महादेव, मैकाल, कैमूर, ये ऑर्डर में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी एसएससी में तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है ये कि ऑर्डर में महादेव, मैकाल और कैमूर। महादेव हिल्स में ही आपकी धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा की, वो सिचुएटेड है। क्लियर इतनी चीज़ ना? छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो इसको हम रूर स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में, विच इज़ फेमस फॉर इट्स मिनरल्स। खनिजों के लिए वो बहुत फेमस है, और भारत में ये खनिजों के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको रूर स्टेट बोलते हैं। ये सब डिवाइडेड है कुछ प्लेट्यूज़ में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर प्लेट्यूज़ लाइक रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू एंड कोडरमा प्लेट्यू। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट पीक जो यहाँ की है दैट इज़ पारसनाथ हिल्स। 23वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है दामोदर, जो कि रिफ्ट वैली यानी कि ब्रंश घाटी में बहती है। और यहाँ पर आपको माइंस देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं जादूगुड़ा माइंस, जो कि यूरेनियम के लिए फेमस हैं। ठीक, यहाँ तक। और यहाँ पर हाइट आपसे पूछ सकता है कि इसकी, पारसनाथ की, कहाँ है पारसनाथ? ठीक है, पारसनाथ की अगर हाइट आपसे पूछ लेगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो हाइट इसकी है 1365 मीटर। धूपगढ़ की थी 1350, इसकी है 1365 मीटर, 1365। अब आते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में। ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हैं क्या? तो जो डेक्कन प्लेट्यू आप देख रहे हो, डेक्कन का पठार, इसका वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट जो एक्सटेंशन, इसी को बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ पीक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हिल्स देखने को मिलेंगी आपको, दीनोधर हिल्स। कहाँ पर? गुजरात में। महाराष्ट्र में यहाँ देखने को मिलेंगी आपको कलसूबाई पीक। क्या देखने को मिलेगी? कलसूबाई पीक। ध्यान रखना, कलसूबाई पीक इज़ अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, दीनोधर हिल इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात। ओके, तो ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट क्या है? ये है वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ये देख लो। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने लेते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि इसमें ब्रेक नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। कारण इसका ये है कि अभी हमने देखा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, यहाँ की वो टिल्टेड है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं। तो क्या करती हैं? ईस्टर्न घाट को तोड़ देती हैं। तो इसी वजह से ये बीच बीच से डिसकॉन्टीन्यूअस है और इरेगुलर है, बिकॉज इट इज़ डिसेक्टेड बाई रिवर्स। ओके, इट इज़ हायर दैन ईस्टर्न घाट, यानी कि ये ईस्टर्न घाट से ऊंचा है, मतलब इसकी एवरेज हाइट ज़्यादा है, 1600 मीटर है। कितनी है? 1600, मतलब 900 से 1600 है। अगर हम देखें तो रफली आपको वही
ठीक है, 1600 आप याद रख सकते हो। ठीक है, वहीं ईस्टर्न घाट की अगर एवरेज हाइट की अगर बात करेंगे तो रफली आप 800 मीटर्स याद रखेंगे। ठीक है, या फिर एवरेज अगर बात करेंगे तो 900 और 1600 के आप बीच का ले लो, 1200 मीटर याद रखो। ठीक है, 1200 मीटर्स याद रखो। और ईस्टर्न घाट का याद रखना 600 मीटर, यानी कि आधा है वेस्टर्न घाट का, यानी कि वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ, ये ध्यान रखना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ आओगे तो हाइट इनकी इंक्रीज होगी। ये तापी से स्ट्रेच होते हैं साउथ ऑफ नीलगिरी। ठीक है, नर्मदा रिवर है, उसी के नीचे तापी है, तापी के यहाँ पर साउथ में। टोटल 6 स्टेट में फैले हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड गोवा। हाईएस्ट पीक यहाँ की अनाईमुडी है जो कि अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड है। सेकंड हाईएस्ट है दौड़ा बेटा जो कि नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है। कौन सी हिल्स में? नीलगिरी हिल्स में। इनको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। वैसे ब्लू माउंटेन एक मिजोरम में पड़ा, फोंगपुई, इसको भी ब्लू माउंटेन बोलते हैं। जो सदर्न मोस्ट हिल्स हैं वेस्टर्न घाट की, दीज आर कार्डमम हिल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी हिल्स। ये एक्चुअल में वो हिल्स हैं जहाँ पर वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों का यहीं पर मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स में। यहीं पे दौड़ा बेटा है जो कि हाईएस्ट नहीं बल्कि सेकंड हाईएस्ट पीक है, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। जो ऊटी हिल स्टेशन है वो यहीं पर सिचुएटेड है, नीलगिरी में ही। दौड़ा बेटा हाइट है 2637 मीटर। इसी के नीचे तुमको देखने को मिलेगा अनाई मलाई हिल्स, जहाँ पर सदर्न मोस्ट की और वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है, जिसका नाम है अनाई मुडी। और इसकी हाइट है 2695 मीटर। क्लियर, और ये केरल में सिचुएटेड है। देन सबसे सदर्न मोस्ट है कार्डमम हिल्स, तो नीलगिरी आएगी, देन अनामलाई और कार्डमम। ये कर्नाटक में एक पीक नोट करेंगे, काफ़ी फेमस है, मिनरल्स जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बताऊंगा। दैट इज़ कुद्रेमुख। ये पीक है और ये माइन भी है यहाँ पर कुद्रेमुख, जो कि आयरन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गए। तो हमें 3 हिल्स ध्यान रखनी है वेस्टर्न घाट में, एक तो नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम। क्लियर, नीलगिरी की में पीक है दौड़ा बेटा, सेकंड हाईएस्ट, अनामलाई में अनाई मोडी है जो कि हाईएस्ट है। नीलगिरी में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का मिलन होता है। ठीक है, अब ये जो ईस्टर्न घाट आपको देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको हिल्स देखने को मिलेंगे। हम इनको ऐसे याद करते हैं नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में कि नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए, ऐसे करके, मतलब कुछ भी बस हमें याद करना है। तो नल्ला से ये आपका कहाँ है? आंध्रा में, तो नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेणुकोंडा हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉ हिल्स, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलनी और वरुशनाथ हिल्स आपको देखने को मिलेगी। जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, वेस्टर्न घाट की तो देख लिया हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, लेकिन यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में सिचुएटेड है, 1501 मीटर हाइट है। कहीं कहीं आपको जिंदा गाड़ा, ठीक है, क्या जिंदा पता नहीं क्या हो गया इसमें, एक सेकेंड रुको। तो ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है जिंदा गाड़ा भी देखने को मिले। जिंदा गाड़ा कोई अरमाकोंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिसकी हाइट इससे ज़्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है और यही पूछता भी है। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं होगा देन यू विल गो विद द जिंदा गाड़ा, और जिसको अरमाकोंडा के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ यहाँ तक कि नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल, इस तरह से। हरिश्चंद्र जो रेंज और बालाघाट जो रेंज है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज। सतमाला हिल भी आपकी महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। ग्वालीगढ़ हिल्स भी आपकी महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। तो सतमाला हिल, ग्वालीगढ़ हिल, हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, ये सब पार्ट हैं महाराष्ट्र का एंड अल्टीमेटली पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का। क्लियर है यहाँ तक? अब वेस्टर्न घाट जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस नेचर के हैं, तो इसलिए इनको क्रॉस करने के लिए पासेस की ज़रूरत पड़ती है, दर्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला बोर घाट, धाल घाट, पाल घाट। बोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, थाल मुंबई को नासिक से, और पाल घाट अनामलाई को नीलगिरी से कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? जिंदा गाड़ा की हाइट ज़्यादा है, लेकिन महेंद्रगिरी जनरली ऑप्शन में देता है। अगर ये नहीं होगा तो ये आपको टिक करना है, दोनों होगा तो जिंदा गाड़ा टिक करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार होता है ख़त्म। अब आते हैं बाकी के जो हमारे 4 नदर्न प्लेन्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं। सबसे पहले आते हैं नदर्न प्लेन्स में, उत्तर के मैदान पे। तो जो यहाँ पे हमारे अभी हमने देखा था नदर्न माउंटेन्स है ना, हिमालयाज़ हैं। तो हिमालयाज़ से क्या है कि रिवर्स निकलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, क्योंकि हिमालयाज़ हैं
तो एलिवेशन में तो ठंडा होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा, तो ग्लेशियर होंगे, तो वहाँ से नदियाँ आती हैं, बड़ी स्पीड में आती हैं, तोड़ते फोड़ते आती हैं किसको, माउंटेन्स को। तो जो बड़े बड़े पत्थर है वो यहाँ डिपॉजिट कर देंगे। इस बेल्ट को बोलते हैं भाबर बेल्ट। ये एक नैरो बेल्ट है, ये एक नैरो बेल्ट है। नैरो का मतलब है तो चौड़ा नहीं है। कितना इसका विड्थ है, तो 8 से 16 किलोमीटर इसका विड्थ है। देन ये पत्थर तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन अब पानी आगे बढ़ेगा और यहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर कर जाती हैं, यानी कि जो नदी है वो दिखती नहीं इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में। पत्थर तो यहीं रहेगा, नदी आगे बढ़ेगी, पानी तो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ये जो पानी ही पानी होगा ये है तराई। तराई बेल्ट वो बेल्ट है विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, क्योंकि बहुत भयंकर पानी है, तो इस वजह से ये बहुत ही मार्शी और स्वैम्पी एरिया होगा, दलदली क्षेत्र होगा। और यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा यानी कि पेड़ पौधे वो बहुत भयंकर होंगे। इसी वजह से यू विल सी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो नेशनल पार्क्स हैं, जैसे वाल्मीकि है जो बिहार में है ना, दुधवा जो यूपी में है, ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे इसी तराई बेल्ट में। अब ये पानी जो तो यहीं पे रह जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी, अब थोड़ा सा पानी आगे बढ़ेगा और बहुत ही फाइन सेडिमेंट आगे जाके कलेक्ट होगा, डिपॉजिट होगा, जिसको कि एलुवियल फ्लड प्लेन बोलेंगे, यानी बाढ़ का क्षेत्र बोलेंगे। बट रिमेंबर ये जो तराई रीजन है, ये भाबर तो नैरो बेल्ट है, लेकिन ये वाइड बेल्ट है। 15 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है, इसकी 8 से 16, इसकी 15 से 30, याद रखेंगे। जो एलुवियल फ्लड प्लेन है यानी बाढ़ का जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, भाबर में स्ट्रीम ऑफ रिवर डिसअपियर, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ रिवर रीअपियर, क्योंकि पत्थर वहीं रह गया। यहाँ पर दो तरह का मतलब डिपोजिशन होगा, खादर जो कि नई जलोढ़ होती है और भांगर जो कि पुरानी जलोढ़। भांगर दूर जाके बनेगी, खादर यहाँ, तो ये हर साल खादर रिन्यू होती रहेगी और ये हर साल रिन्यू नहीं होती है। कंकड़ यानी कि कैल्सियस कंसनट्रेशन दोनों में देखने को मिलता है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। खादर क्योंकि न्यूअर डिपोजिशन है, नई जलोढ़ है, न्यू एलुवियम है, और क्योंकि हर साल रिन्यू होती रहती है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। ख़त्म। कहाँ है ये आपका यहाँ है नदर्न प्लेन्स। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, 3 रिवर्स के इंटरप्ले की वजह से मेनली क्रिएट होते हैं। वो 3 रिवर्स कौन है, तो मेनली तो गंगा है, थोड़ा बहुत इंडस का पार्ट है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा का थोड़ा सा रोल है। तो ये रिवर सिस्टम की वजह से ये सारा नदर्न प्लेन क्रिएट होता है। अब आते हैं कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। तो हमें पता है ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये तो डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में एक ऐसा पार्ट है जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, और ये ऐसा पार्ट है जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में दबा हुआ है। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अंतर क्या है दोनों में, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यानी कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो नैरो है मिडिल में, वाइड है एंड में, यानी कि डम्बल शेप के हैं कुछ। ये सबमर्जिंग है यानी कि डूब रहे हैं, ये एमर्जिंग है। ये सबमर्जिंग है, ये एमर्जिंग है, ये रिट्रीटिंग कोस्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको वेस्टर्न घाट को रिट्रीटिंग कोस्ट बोलते हैं। रिट्रीटिंग का मतलब है कि रिट्रीट हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, डूब रहा है, रिट्रीटिंग कोस्ट है ये। दिस इज़ योर रिट्रीटिंग कोस्ट। वेर एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ एन एमर्जिंग कोस्ट। ये क्या है, ये एमर्जिंग कोस्ट है, ये रिट्रीटिंग है, ये एमर्जिंग है। ई से ईस्टर्न घाट और ई से एमर्जिंग। क्लियर। नाउ ये वाइडर है, थोड़ा सा चौड़ा है। चौड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती हैं। बहुत सारी नदियाँ क्यों आती हैं यहाँ पर, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार, वो टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, तो ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पर आती हैं। नदियाँ आएंगी तो बहुत सारा सेडिमेंट लेके आएंगी अपने साथ, उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे, जिससे कि हमारे प्लेन्स बनते हैं, मैदान बनते हैं। क्योंकि बहुत नदियाँ आती हैं और यहाँ से जो नदियाँ आती हैं वो बड़ी लंबी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करती हैं। तो इसी वजह से ये वाइड हैं, एमर्जिंग हैं, और ये रिट्रीटिंग कोस्ट है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपके इरोजनल फीचर डिनोमिनेट करते हैं और यहाँ पर आपके डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं। यहाँ इरोजनल और यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं। अब क्योंकि ये रिट्रीटिंग कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट रिट्रीटिंग कोस्ट है, ये आपका एमर्जिंग कोस्ट है, इसलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये उतना डीप नहीं है। और क्योंकि अगर आप ये देखो कि बहुत चौड़ा है ये, इस वजह से ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है ईस्टर्न वाला। वेस्टर्न वाला बहुत अच्छा है पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। कौन सा, वेस्टर्न वाला। बट बिफोर द पोर्ट डेवलपमेंट लेट अस सी कि डिफरेंट नाम्स क्या हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के, रीजनल नेम्स क्या हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के रीजनल नेम्स क्या हैं। तो इसको कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, जो गुजरात वाला कोस्टल प्लेन है। उसके नीचे आएंगे तो ये पूरा कोंकण है, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गोवा वाला जो बेल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट। देन यहाँ पर है मालाबार कोस्ट जो केरल वाला है, और कोंकण और मालाबार के बीच में एक कर्नाटक वाले पार्ट को कन्नड़ा कोस्ट बोलते हैं, फिर कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर,
कि ये नदन पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ये सदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, केरल वाला मालाबार कोस्ट, और ये बीच वाला पार्ट है कन्नड़ कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल कोस्ट है। आंध्र प्रदेश का हिस्सा ये नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा को उत्कल प्लेन बोलते हैं और वेस्ट बंगाल को बैगा कोस्ट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक सभी को? एंड रिमेंबर व्हाट, क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, ये तो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ना कि वेस्टर्न घाट नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज़ होते हैं। इसी तरह जो डेक्कन प्लेट्यू है ओवरऑल उसको वो भी नॉर्थ से साउथ में जब हम आते हैं तो उसकी हाइट इंक्रीज़ करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी कोस्टल प्लेन आप सब क्लियर हो गया। अभी हम मैंने आपको क्या बताया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फीजिबल है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसी वजह से अभी हम आते हैं पोर्ट्स पे, यानी कि जो हमारे बंदरगाह हैं जहाँ पर हमारी शिप्स वगैरह रुकती हैं, ठीक है। अच्छा, पोर्ट्स में ये ध्यान रखना कि व्हाट इज़ पोर्ट ऑफ कॉल, अगर कभी पूछ ले, एसएससी ने नहीं पूछा लेकिन सीडीएस और सीएपीएफ में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ पोर्ट ऑफ कॉल। तो पोर्ट ऑफ कॉल वो पोर्ट होता है जहाँ पर शिप्स रुकती हैं फॉर फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के लिए, यानी कि वहाँ पर ऐसे अनलोडिंग लोडिंग के लिए नहीं रुकती हैं, वो फ्यूल डिस्चार्ज के लिए, वो फ्यूल वो चढ़ाना होता है, उसके लिए वो पोर्ट ऑफ कॉल बीच बीच में बने होते हैं। जैसे सिंगापुर जो पोर्ट है दैट इज़ अ पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। इंडिया में सच कोई पोर्ट ऑफ कॉल नहीं है। पोर्ट की अगर बात करें तो टोटल 13 मेजर पोर्ट है, मेजर, ठीक है। मेजर का मतलब क्या होता है और माइनर का मतलब क्या होता है? मेजर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके कंट्रोल में आते हैं। माइनर वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो मेजर टोटल 13 हैं, जिसमें कि 12 पब्लिक हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है, और एक प्राइवेट है उसमें से। तो 12 मेजर पब्लिक पोर्ट हैं, टोटल 13 पब्लिक पोर्ट हैं लेकिन टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं लेकिन 12 मेजर पब्लिक पोर्ट है, क्योंकि एक प्राइवेट है। प्राइवेट कौन सा है? एनोर, जिसको कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर ना? कौन कौन से ये 13 हैं? तो सबसे पहला है कांडला पोर्ट, जिसको कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ टाइडल पोर्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि ये थोड़ी फनल शेप है, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी टाइडल एनर्जी के लिए भी बहुत ही साइट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो फनल शेप है तो हाई टाइड बहुत हाई थोड़ी सी होके आती है, लो टाइड थोड़ा लो होती है, तो जो वेरिएशंस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पर, यहाँ का जो पानी का लेवल है वो ऊपर नीचे टाइड की वजह से होता है, तो इस वजह से इसको टाइडल पोर्ट बोलते हैं, कांडला पोर्ट को, ठीक है। यहीं पर ही आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा एंड दैट इज़ मुंद्रा पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। इसको अडानी जो ग्रुप है वो होल्ड करता है। मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, ओके, बट दिस इज़ नॉट अ मेजर पोर्ट, ध्यान रखना, ओके। तो इसको मेजर में मत गिन लेना, मेजर आपका कांडला ही है गुजरात में। देन आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको कि नावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जेएनपीटी है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, प्लस ये आपका एक सैटेलाइट पोर्ट भी है, ध्यान रखना। सैटेलाइट पोर्ट वो होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बगल वाला पोर्ट उनकी उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी थी, इसलिए। तो जेएनपीटी से सैटेलाइट पोर्ट। नीचे और मरमगांव पोर्ट, ये गोवा में है मरमगांव पोर्ट। ये जुआरी रिवर की स्टोरी पे बना हुआ है। गोवा की 2 नदियाँ मेजर हैं, एक तो मंडोवी और दूसरी जुआरी। जुआरी जो है ये के रिवर का जो ईस्चुरी है, ईस्चुरी क्या होता है कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मरमगांव रिवर की ईस्चुरी पे है। देन आ जाओ कर्नाटक पे, तो कर्नाटक में मंगलुरु। केरला में है कोची, केरला में है कोची, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। देन आ जाओ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 हैं, एक तो एन्नोर है सबसे ऊपर, जिसको कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा एक मेजर कॉरपोरेट पोर्ट है। ये भारत का पहला मेजर कॉरपोरेटाइज पोर्ट है जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। देन चेन्नई है, जो कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। एंड टूटीकॉन जो पोर्ट है ये सबसे एंड में, याद ऐसे रखो, ये टूट के नीचे गिर गया तो सबसे नीचे है टूटीकॉन पोर्ट। देन आ जाओ आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। पारादीप उड़ीसा में है और ये अभी सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 पे आ रहा है। कोलकाता की अगर बात करेंगे तो ये मेजर रिवराइन पोर्ट है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना पोर्ट है। 1870 में ये 1870 मेनली 1877 में डेवलप हुआ था। और यहाँ है हल्दिया पोर्ट, जो कि एक मेजर, इसको भी रिवराइन पोर्ट बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे गंगा नदी आती है। फरक्का से यहाँ से एक इसकी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, एक छोटी सी नदी निकल जाती है जिसको हुगली नदी बोलते हैं। तो उसकी वजह से इसमें इसका वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है। जिस तरह से यहाँ टाइड की जैसे वाटर लेवल ऊपर नीचे हो रहा था तो इसको टाइडल पोर्ट बोल रहे थे। यहाँ पर पानी की वजह से, रिवर की वजह से यहाँ पर वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए इसको रिवराइन पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 13 पोर्ट हो गए मेजर वाले। अभी रिसेंट में केरल में एक विंजीजैम पोर्ट का अनावरण हुआ है, जो अभी मैंने रिसेंट में ही करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था। विंजीजैम पोर्ट केरल में बना है और ये इसका ओनर कौन है? अडानी ग्रुप है, ठीक है। विंजीजैम कहाँ है? यहाँ पर है। महाराष्ट्र में भी एक बना है और उसका नाम है वाधवान पोर्ट।
महाराष्ट्र में वाधवान, बहुत हाई चांसेस है पूछे जाने के, चाहे वो वाधवान हो चाहे विंजीजैम हो, रट के रखना इनको, ठीक है, क्लियर। तो माइनर कितने हैं, 200, अलग अलग डेटा दिखाएगा गूगल में, लेकिन जो एसएससी ने पूछा था तो वो 200 है, 200 माना था, तो हम 200 इसको रट के रखेंगे, ओके ठीक। अब आ जाते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड पे, ग्रुप ऑफ आइलैंड पे, और लक्ष्य इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। डेजर्ट को पहले, डेजर्ट सबसे छोटा है, सच कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। डेजर्ट है कहाँ पर, तो ये है अरावली, अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली में आपको देखने को मिलेगा। लो रेनफॉल होती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम होती है, मरुस्थली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कौन से लैंडफॉर्म, हवा के द्वारा क्रिएटेड, हवा के द्वारा जो लैंडफॉर्म क्रिएटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म। अब ये ना हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लैंडफॉर्म एंडफॉर्म, बेटा पहले हो चुका है, ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाए थे पहले, कि ये बताना ना पड़े कि बर्कन्स क्या होते हैं, स्कीफ क्या होता है, मशरूम रॉक क्या होता है, पेडिस्टल रॉक क्या होता है। बर्खन ये होता है, बर्खन ये होता है कि भाई विंड के डायरेक्शन में उसके जो विंग्स होते हैं वो पॉइंट कर रहे होते हैं। सीफ ये होता है ठाकुर की तरफ उसका एक हाथ जा चुका है, अगर दोनों हैं तो बर्खन, एक है तो सीफ। मशरूम रॉक इस तरह से होती है, मशरूम शेप की। पेडिस्टल रॉक कुछ इस तरह की होती है, इसमें ज्यूगन आता है आपका, बजाडा आता है, ठीक है, तो ये सब आते हैं उसमें, क्लियर है। तो ये सब आपके क्या है, इरोजनल फीचर है। मशरूम रॉक, पेडिस्टल रॉक हो गया, पेडी प्लेन हो गया, नॉट पेनी प्लेन, पेडी प्लेन हो गया, ये सब हवा के द्वारा। मोस्ट रिवर ऑफ एफिमेरल इन नेचर क्या है भैया ये, अच्छा ठीक है समझ गया। मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पर नदियाँ फ्लो होती हैं वो एफिमेरल नेचर की होती हैं। एफिमेरल का मतलब होता है सीजनल नेचर की होती हैं, वो भी हम कल पढ़ेंगे। सीजनल का मतलब है इनमें राउंड द ईयर पूरे साल पानी नहीं होता है, सिर्फ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे सूख जाती हैं। और यहाँ की कुछ नदियाँ तो सॉल्टी रिवर होती हैं, जैसे लूनी, जिसको लवणवारी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इवापोरेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये मशरूम रॉक, पेडिस्टल रॉक, किसी भी तरह की रॉक, और जो हमारा पेडी प्लेन है, ये सब कैसे हैं, एओलियन लैंडफॉर्म, हवा के द्वारा क्रिएट किए गए इरोजनल लैंडफॉर्म हैं। बर्कन, सीफ, ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स हो गई आपकी, डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपका। ओएसिस सीनियर, ओएसिस क्या होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है डेजर्ट में उसको ओएसिस बोलते हैं। पलाया क्या होता है, पलाया भी हमने देखा था, पलाया जब लैंडफॉर्म्स देख रहे थे तो हल्का सा कहीं अगर डिप्रेशन होता है तो वहाँ पर पानी भर जाता है आके, और उसी को हम पलाया बोलते हैं। नहीं, काइंड ऑफ अ स्मॉल लेक इन दी डेजर्ट इज नोन एज पलाया, ओके। आइलैंड्स पे आते हैं भी, यानी कि जो द्वीप समूह हैं, तो इंडिया में मेजरली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक तो आपका ये अरेबियन सी में देखने को मिलेगा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो टोटल 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। अरेबियन सी में लार्जेस्ट जो आइलैंड है इसमें एंड्रॉट आइलैंड है। यहाँ पर आपको, हाँ हाँ हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ओके ओके, नीचे से तो नहीं, अच्छा ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में अंडमान निकोबार की है, तो ये चीज़ क्लियर। अरेबियन सी में है ये, टोटल 36 आइलैंड से लार्जेस्ट एंड्रॉट है, एंड दीज आर ऑफ कोरल ओरिजिन, यानी कि ये कोरल डिपॉजिट है। कोरल समझते हैं आप, समझते हैं कि नहीं समझते, नहीं समझते हैं तो इन्वायरमेंट में समझाएंगे आपको कोरल रीफ्स क्या होती है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। बस ऐसे समझ लो, समुद्र के क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी के नाम से जानते हैं कोरल रीफ्स को, ठीक है। तो हम आपको एनवायरनमेंट में वो चीज़ पढ़ाएंगे, क्लियर है। अभी आते हैं अंडमान निकोबार ग्रुप में। अब ये मत चिल्लाने लगना 8 डिग्री 9 डिग्री, बता रहे हैं अभी सब कुछ, ठीक है। पहले या चलो बता ही देते हैं तुम्हें, एक सेकंड रुको। चलो यहीं पे देखो, मैप है नहीं क्योंकि उसका, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा एंड्रॉट यहीं पर इससे सिचुएटेड है, और सबसे सदर्न मोस्ट है इसका मिनिकॉय। क्या क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिनिकॉय, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक डिग्री चैनल है जिसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। मतलब ये क्या है, ये एक लैटिट्यूड है, ये एक अक्षांश है जो डिवाइड करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। सर मिनिकॉय क्या दूसरा देश है क्या, नहीं, ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है किसका, किसका, लक्षद्वीप का। देन यहाँ पर एक अलग से देश पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मालदीव्स, ओके, ये मालदीव्स है। तो ये है 8 डिग्री चैनल आपका, ठीक है, इतना भी नीचे नहीं है, तो ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है मिनिकॉय को मालदीव से, या फिर पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से, ये भी तो बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो मालदीव से आपका उसको अलग कर रहा है 8 डिग्री चैनल, याद रहेगा, बस इतना याद करना है इसमें। ये तो पता ही होगा कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है कावारट्टी,
कावारट्टी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ना सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी, नॉट ओनली इन द एरिया टर्म्स बट ऑल्सो इन दी पॉपुलेशन टर्म्स। अब आते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। अब ये है क्या, ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। देन नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, जिसमें सबसे बड़ा, पूरे में सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। ओके, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से? तो पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है। तो सैडल पीक है 732 मीटर इसकी हाइट है, कहीं कहीं 738 भी मिलेगी आपको। ये कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में। देन इसकी कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन ये पहले हुआ करती थी, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, श्री विजयपुरम हो चुका है इसका नाम, है ना, श्री विजयपुरम। और ये कहाँ है? ये साउथ अंडमान का पार्ट है। किसका पार्ट है? साउथ अंडमान का। देन जो भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है बैरन, और वो मिडिल और साउथ के बीच में पड़ता है। मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में आपको देखने को मिलेगा बैरन, जो कि एकमात्र इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। देन एकमात्र जो डॉर्मेंट वोल्केनो है, जिसका नाम है नारकोंडम, वो नॉर्थ अंडमान के ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। नारकोंडम डॉर्मेंट है ये। ओके, हाईएस्ट पीक तो देख ली, सैडल पीक है जो नॉर्थ अंडमान में। सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट थुइलर, जो कि ग्रेट निकोबार में। नहीं, सबसे हाईएस्ट पीक सबसे ऊपर है, सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक सबसे नीचे माउंट थुइलर। थर्ड हाईएस्ट पीक जो है माउंट दियावोलो, वो मिडिल अंडमान में है, थर्ड हाईएस्ट। और जो फोर्थ हाईएस्ट पीक है माउंट कोयोब, वो साउथ अंडमान में है। ठीक, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है डंकन पैसेज, और लिटिल अंडमान को कार निकोबार या पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल। क्या है? कुछ नहीं, लैटिट्यूड है। तो पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी अलग करा है 10 डिग्री चैनल। नाउ एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़ कि ये जो हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा रेंज। तो ये देखो, यहाँ से इस तरह से हिमालय है, तो याद करो ये ट्रांस हिमालय, देन ये ग्रेट हिमालय, देन ये लेसर हिमालय, देन ये शिवालिक। याद है शिवालिक खत्म हो गए थे, यहाँ द्वार आ गए थे। तो ये हिमालय की सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है, यहाँ पर बेंडिंग होके कुछ यहाँ पर आते हैं। ये म्यांमार में इनको अराकान योमा बोलते हैं। फिर ये पानी में डूब जाते हैं, और ये फिर से यहाँ री एमर्ज करते हैं इस रूप में, यहाँ पर डूब जाते हैं। और वही ये माउंटेन्स ही हैं अराकान योमा रेंज, जो सबमर्ज माउंटेन है वही है ये। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और ये क्या है? कोरल ओरिजिन के लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्लियर? कुछ और आइलैंड, लेकिन उससे पहले ट्राइब्स आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइब यहाँ पर दो तरह की देखने को मिलेंगे। नेग्रिटो ग्रुप से हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान, जरावा वन से नहीं, ये ओंगे है। ठीक है, ओंगे एंड सेंथलीज। जो ऊपर देख पा रहे हो शॉम्पेन एंड निकोबारीज, ये निकोबार में देखने को मिलती है, और ये मंगोलॉइड ग्रुप की होती है। ये लक्षद्वीप की ट्राइब नहीं है, ये वहीं की है, लेकिन शॉम्पेन और निकोबार तुमको देखने को मिलेगी निकोबार में। और ये जो सब हैं जो नेग्रिटो ग्रुप की हैं, नॉर्थ अंडमान, जरावा, होंगे, सेंथलीज, ये अंडमान में देखने को मिलेंगी। कुछ जो बाकी आइलैंड जैसे रॉस आइलैंड, ये आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, इसका नया नाम हो चुका है। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो चुका है। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप हो चुका है। कुछ और आइलैंड देखो, यहाँ पर न्यू मोरिया आइलैंड है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है। जैसे सर क्रीक जो है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। आलिया बेट आइलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात कोस्ट के पास। यहाँ पर है आपका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ये, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग हुई है। अभी रिसेंट में ही भारत का जो तीसरा मिसाइल टेस्टिंग लोकेशन है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में उसका अनवीलिंग किया है। उसका नाम बता सकते हैं आप? तीसरा भारत में वो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। और ये पंबन है, पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पर आपका पड़ता है कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। दो और नोट करेंगे, एक तो यहाँ पे दीवार आइलैंड पड़ता है गोवा में, और यहाँ उड़ीसा में चिल्का लेक के पास, ठीक है, पड़ता है एक पारीकुड आइलैंड, पारीकुड। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर पूरा, सारे 6 फिजियोग्राफी डिविजन्स। अब आपको क्या करना है? आपको पता है, छोटे बच्चे के पास जाना है, उससे बोलना है लेवल 1 लेवल 2 को क्वेश्चन दे दो। वो फिर तुम्हें क्वेश्चन देगा, वो तुम्हें क्वेश्चन लगाना है, और फिर कमेंट आके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया लेवल 1 और लेवल 2 में। और बाकी ये बताओ तुम लोग,
मज़ा तो आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही है ना, मज़ा पूरा आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं कल। ड्रेनेज सिस्टम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, रिवर सिस्टम। थैंक यू।